यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं आंसर के साथ में। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 70 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? रैट जेल का है, एलन सी सेम्पुल का है, डी ला ब्लास का है, WM डेविस का है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है मेरे प्यारे बच्चों एलन सी सेम्पुल का। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है? 50, 60, 70 या 75? तो 75% विश्व की जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा है? रूस, डेनमार्क, नीदरलैंड, मंगोलिया। तो यहाँ पर नीदरलैंड सही हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, फैजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिमी अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो फैजेंडा से तात्पर्य है ब्राज़ील में कहवा के बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, पीटर्सबर्ग, शिकागो। तो मैनचेस्टर सही हो जाएगा। मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन पनामा नहर किसे जोड़ती है? निम्न में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, फारस की खाड़ी एवं कला सागर को, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को। तो पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? तो पनामा नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम में। तो पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, कोच्चि बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? तो कोच्चि बंदरगाह केरल में है, केरल में। आपका घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें उत्तर आपका 20 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं निम्न है, पहला आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल। इसके बाद है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जनसंख्या प्रवास। जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न है, पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण निम्न है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन 2 आपको पूछ रहा है तो 2 लिखना है। पहला है वनों से संग्रहण, लकड़ी काटना, घास के मैदान में पशुचरण, नदियों, झीलों व समुद्री से मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस आदि प्राप्त करना प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। फिर है लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है? तो घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसके बाद में है 15 नंबर क्या कह रहा है, जल परिवहन से क्या लाभ है? तो जल परिवहन यातायात का सस्ता, अधिक भारी माल ढोने के अनुकूल, रखरखाव पर कम व्यय करने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसके बाद 16 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर का 4 अंक मिलेगा आपको। तो भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत की 3 मुख्य फसल ऋतुएं निम्न है। पहला है खरीफ, ठीक है, ये जो खरीफ की फसलें हैं ये फसलें जून सितंबर में उगाई जाती हैं और प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार। इसके बाद है रबी। रबी की फसलें जो हैं अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है। प्रमुख फसलें हैं रबी में गेहूँ, सरसों, चना। फिर जायद है। जायद की फसलें जो है मार्च और जून में उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खीरा और मूंग। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं का विवरण दीजिए। तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों जल संसाधनों का समान वितरण। इसमें लिखेंगे सभी क्षेत्रों और वर्गों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा है जल संरक्षण और प्रबंधन, जल स्रोतों का संरक्षण और सतत उपयोग पर जोर देना। इसके बाद है तीसरा सिंचाई और कृषि उपयोग, जल के कुशल उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली का विकास करना। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ विकास करना है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार पर केंद्रित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में अंतर बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो चलवासी पशुचारण, इसमें लिखेंगे पशुपालक मौसम और चारे की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते हैं। यह पारंपरिक और कमर्शियल गतिविधि नहीं है। यह पारंपरिक और कमर्शियल गतिविधि नहीं है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से पशुओं का पालन व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग और स्थायी स्थान होता है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है अस्वच्छता, इसमें लिखेंगे उचित सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन का अभाव होना। अस्वास्थ्यकर जीवन, दूषित पानी और भीड़भाड़ से बीमारियों का खतरा। फिर है बुनियादी सुविधाओं की कमी, तो बिजली, पानी और शौचालय की अपर्याप्तता। इसके बाद चौथी हेडिंग लिखेंगे गरीबी और रोजगार का अभाव, स्थायी आजीविका के अवसर सीमित होना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व के बहुत से स्थान पर कम तथा कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। यानी विश्व के बहुत से स्थान पर कम तथा कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं, इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे भारत, चीन में भूमि की कमी और अधिक रोजगार अवसर होते हैं। वहीं कम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे साइबेरियन सहारा में कठिन जलवायु, कम रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण लोग कम रहते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर का आपको 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डेयरी कृषि से का क्या महत्व है, इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है। तो डेयरी कृषि का महत्व, इसमें लिखेंगे डेयरी कृषि का मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादनों का उत्पादन करना है। यह ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेयरी कृषि किसानों को नियमित आय प्रदान करता है और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करती है और दूध, घी, मक्खन, पनीर जैसे उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इसके बाद है अगला, आगे क्या कह रहा है, नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट स्थापना के कारण बाजार की उपलब्धता। पहला हेडिंग है नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग होती है। परिवहन सुविधा, इन क्षेत्रों में बेहतर परिवहन नेटवर्क होने से उत्पादों की त्वरित आपूर्ति संभव होती है। चौथा है खपत का केंद्र, शहरी क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या होने के कारण दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत अधिक होती है। इसके बाद है अगली हेडिंग प्रसंस्करण सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला है, क्या कह रहा है, सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व बताइए। तो हेडिंग डालेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यात्री और माल वाहनों जैसे ट्रक,
बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि द्वारा सड़कों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। यह स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन का सबसे सुलभ और प्रभावी साधन है। इसके बाद है सड़क परिवहन का महत्व। इसमें लिखेंगे सुलभता। सड़क परिवहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सीधे जोड़ता है और दूर दराज के स्थानों तक पहुंचने में सहायक है। दूसरा है लचीलापन। यह समय, स्थान और मार्ग के चयन में लचीलापन प्रदान करता है। माल और यात्री परिवहन। सड़कें विभिन्न प्रकार के माल और यात्रियों को तीव्र और सुरक्षित रूप से परिवहन करती हैं। इसके बाद है आर्थिक विकास। इसमें लिखेंगे सड़क परिवहन व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। फिर पांचवा है आपातकालीन सेवाएं। यह आपात स्थिति जैसे चिकित्सा या आपदा राहत में तेजी से मदद पहुंचाने में सहायक होता है। फिर अगला है रोजगार। सड़क परिवहन से जुड़े व्यवसायों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना है। इसके आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापार नियमों का निर्धारण। इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और नीतियां निर्धारित करता है। व्यापार विवादों का समाधान, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है। तीसरा है व्यापार वार्ता का प्रबंधन, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक वार्ताओं और समझौते का संचालन करता है। इसके बाद चौथी हेडिंग लिखेंगे व्यापार में समानता को बढ़ावा, सभी सदस्य देशों के लिए समान व्यापार अवसर सुनिश्चित करता है। पांचवा है विकासशील देशों का उपयोग सहयोग, विकासशील और अल्प विकसित देशों को व्यापार में सहयोग और सहायता प्रदान करता है। छठा है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा, व्यापार बाधाओं को कम कर विश्व स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहित करता है। WTO वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं क्या है, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या मुख्यतः संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बटी हुई है। पहला है संगठित क्षेत्र, तो इसमें लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों संगठित क्षेत्र में इसमें सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। ये श्रमिक श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं और इन्हें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। दूसरा है ट्रेड यूनियन इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके बाद है असंगठित क्षेत्र, इसमें लिखेंगे इसमें खेतीहर मजदूर, कारीगर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और छोटे व्यापारियों जैसे लोग होते हैं। ये श्रमिक श्रम कानूनों से बाहर रहते हैं और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करते हैं। इसके बाद लिखेंगे महत्व, क्या लिखेंगे महत्व में लिखेंगे भारत सरकार श्रमिक संगठनों जैसे भारतीय मजदूर संघ और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है 25 नंबर, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, आपको चिन्हों द्वारा दर्शाना रहेगा। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है इंडोनेशिया। जापान में लौह इस्पात उद्योग के एक प्रमुख केंद्र है यामाहा होकेडो क्षेत्र। यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह है लंदन। इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी है जकार्ता। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल, उत्तर प्रदेश की राजधानी है नगर लखनऊ। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।